अपने प्रैक्टिस में यंग जनरेशन को भी ट्रीटमेंट दिया है और ओल्ड जनरेशन को भी ट्रीटमेंट दिया है, बट आजकल यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्ने से सफ़र कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? स्टेरॉइड्स जो हैं वो बहुत पावरफुल ड्रग्स होते हैं एक्चुअली। स्क्रीन टाइम एंड ब्लू लाइट कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक्नेस में? जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो आपकी स्किन के लिए नहीं है, और एक्ने जो है, एक्ने इटसेल्फ एक डिसीज है। सो आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिनके बच्चे सीवियर एक्नेस और स्किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? First of all trends should not be followed, as I have already told you. But honestly, as a dermatologist, I welcome it completely. I'm very happy young generation is so aware. क्लियर स्किन का असली मतलब क्या है आपके टर्म्स में? They are okay, you can use them. आजकल इंस्टाग्राम खोलो या फेसबुक, हर जगह स्किन केयर ट्रेंड, 10 रूटीन स्टेप्स और भी बहुत सारी चीज़ें, बट फिर भी यंग जनरेशन एक्ने और ब्रेकआउट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ डर्माटोलॉजिस्ट। Here we go. Thank you, Kanishk, for inviting me here for this podcast. It's very nice to be here, and I'm looking forward for a thoughtful conversation. So we can start now. तो आज हम एक्नेस एंड यंग जनरेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, आपने अपने प्रैक्टिस में यंग जनरेशन को भी ट्रीटमेंट दिया है और ओल्ड जनरेशन को भी ट्रीटमेंट दिया है, बट आजकल यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्ने से सफ़र कर रहा है, तो उसका कारण क्या है? So definitely there is a clear shift कि younger generation में ज़्यादा acne हो रहे हैं अब, though these days acnes are following very secular trend honestly. Younger generation में भी आ रहे हैं, छोटे बच्चों में भी आ रहे हैं, 7 to 8 years में आ रहे हैं। जैसे पहले एक्ने को देखा जाता था एक टीनेज प्रॉब्लम है, देयर वाज अ 13+ माइल्ड स्टोन अचीव कर लिया, अब एक्ने आएंगे, दे आर रीचिंग द प्यूबर्टी। सो आजकल 7 से 8 साल के बच्चों में भी एक्ने आ रहे हैं, एडल्ट एक्ने में भी आ रहे हैं। जैसे लोग आकर कहते हैं अक्सर कि डॉक्टर मुझे कभी टीनेज ईयर्स में एक एक्ने भी नहीं आया था, नाउ आई एम 40 एंड आई एम गेटिंग एक्ने सडनली। So there are a lot of factors we can contribute to this, like most common is lifestyle changes, metabolic changes हैं pediatric generation में commonly, obesity को हम बता सकते हैं। So younger generation में जल्दी आने का कारण early adrenarche हो गया, इसलिए कॉमनली हम देख रहे हैं। आपकी ट्रीटमेंट में सबसे यंग एज पेशेंट आपके पास अभी तक कौन आया और हाउ इट इज गोइंग नाउ? एज अ डर्मैट इफ आई सी कि यंगेस्ट पेशेंट जो होता है वो आई हैव सीन अ नियोनेट, मतलब 1 month का बेबी विद इन अ मंथ। So but that is a completely different category. As a dermatologist I have to say this, neonatal acne, we are not talking about that here. So younger generation I have seen like 7 to 8 years and they are quite challenging. स्क्रीन टाइम एंड ब्लू लाइट कैसे कंट्रीब्यूट करता है एक्नेस में? So definitely blue light has a very certain role. We can say blue light is also called as a HEV, है ना, high emitting visible light जो बोला जाता है। So blue light as such directly ऐसा नहीं करेगा कि आपको बड़े inflammatory acne हो गए, redness हो गई, pathway को start कर देगा, but it works more on behavioral ways, indirect ways. Like अगर आप ब्लू लाइट चला रहे हैं, नाइट में देर तक स्क्रॉल कर रहे हैं, आपकी स्लीप एबनॉर्मल हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो नाइट टाइम जागते हैं वो कुछ खाते भी हैं, और आप नाइट में डेफिनेटली हेल्दी नहीं खाते। आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन या फिर घर में जो भी चिप्स के पैकेट हैं, पिज्जा, चिप्स, चॉकलेट्स, है ना, यू स्टार्ट मंचिंग ऑन, जो नाइट क्रेविंग्स होती हैं। नाइट स्लीप डिस्टर्ब हो गई, सो आपका नाइट में भी कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है एंड दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होता है जो आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट होता है। जो सीबोसाइट्स हैं, ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स हैं, उनकी एक्टिविटी अप रेगुलेट हो जाती है, ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी पस फिल्ड बड़े एक्ने आने लगते हैं। एक इसका रोल ये भी होता है कि ब्लू लाइट से आपका जो ऑलरेडी एक्ने हो रखे हैं वहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनते हैं लाइट के इफेक्ट से, लेकिन वो इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता। ये जो कॉर्टिसोल वाला फैक्टर है ब्लू लाइट से, दैट इज मोर डेंजरस। कोर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट? यस, इट इज अ स्टेरॉइड एंड स्ट्रेस हार्मोन। बहुत सारी चीज़ें करवाता है ये हमारी बॉडी में, लेकिन अभी हम एक्ने की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं, सो वी आर लिमिटिंग इट हियर। एंड होता ये है कि जब आप नाइट में स्लीप नहीं ले रहे हो, मेलेटोनिन भी कम हो गया आपका हार्मोन, कॉर्टिसोल बढ़ गया, दैट विशियस साइकिल गोज ऑन। सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि रात में जब हम सोते हैं, हम एक सर्केडियन रिदम होता है, हमारी बॉडी फॉलो करती है। सो उस सर्केडियन रिदम के दौरान हमारी बॉडी रिपेयर करती है। सो
इन रिस्पॉन्स टू दिस डिवॉइड ऑफ नाइट स्लीप, जो आपका नॉक्टर्नल रिपेयर साइकिल होता है स्किन का, वो डिसमेंटल हो जाता है, वो नहीं हो पाता रिपेयरिंग, एंड इट गोज ऑन एक्चुअली. So should avoid the night time scrolling. देन मैम जो यंग जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एग्जाम के प्रेशर्स एंड अदर लाइफ थिंग्स, तो वो भी क्या एक्ने को ट्रिगर करते हैं? डेफिनेटली. सो अक्सर देखा गया है कि बच्चों के एग्ज़ाम से और एक्ने आ गया. इट इज़ नॉट जस्ट एक्ने. मैंने देखा है कि एग्ज़ाम के पहले सोरियासिस फ्लेयर हो जाता है बच्चों में अक्सर, जो रिमिशन में रहता है. सो हैपेंस. हमारा जब डेवलपमेंट होता है, सो आवर ब्रेन एंड स्किन डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म. एक पार्ट होता है, ग्रॉसली 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक एक्टोडर्म होता है जब हमारा बेबी वोम में डेवलप हो रहा होता है. सो एक्टोडर्म से ब्रेन बनता है, एक्टोडर्म से स्किन बनती है. लिंक तो रहता है हमेशा. स्ट्रेस के चलते इन्फ्लेमेशन हुआ, अगेन सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, एक्ने बढ़ने, अचानक से ब्रेकआउट हो गया, एक पस फिल्ड बड़ा सा एक्ने आपने देख लिया. अक्सर एग्जाम के पहले हुआ, शादी के पहले हो गया, लोगों में पार्टी जाना है वहाँ हो गया, माइक्रो स्ट्रेस हो गया, पार्टी में क्या पहनेंगे, इतनी सी चीज़ का स्ट्रेस हो गया, एक्ने निकल आया. सो ये, और स्ट्रेस में क्या होता है, एक और बड़ी खराब चीज़ होती है, स्ट्रेस में एक्ने फोड़ने लगता है लोग, Pop up करते हैं. एंजाइटी इंड्यूस्ड, दे स्टार्ट पॉपिंग देयर एक्ने. सो इट्स क्वाइट अ सीवियर प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग मैम, जैसे यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मास्क डालते हैं, क्या मास्क से भी एक्नेज हो सकते हैं या उनको ट्रिगर कर सकते हैं? यस, इट्स अ नॉन कॉज है मास्क से एक्ने होना, जिन्हें मास्क नी कहा जाता है. मास्क इंड्यूस्ड एक्ने, वी कैन क्लासिफाई इट इन 2 वेज बेसिकली. जब आप मास्क लगाते हो, सो मास्क कई फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण लोग लगाते हैं. समटाइम आपका प्रोफेशन है जो डिमांड करता है मास्क लगाना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या सम हाइजीन रिलेटेड वर्कर्स हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हो, कम्यूट हैबिट है, वहाँ पे कार पोलिंग करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, पोल्यूशन है, अर्बन पोल्यूशन बहुत कॉमन है जिसके लिए मास्क लगाते हैं. दैन फिर लाइक एंड मोस्टली जो यंग पॉपुलेशन है उनको ब्रेकआउट्स होते हैं, उसको हाइड करने के मास्क लगाते हैं. तो मास्क जब रहता है स्पेशली इन समर्स, वहाँ पे स्वेट इकट्ठा हुआ, सीबम इकट्ठा हुआ, फिर से वो विशेष साइकिल चलने लगी प्रोसेस. हॉट और ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट मास्क के अंदर बनता है, एक बैक्टीरिया होता है क्यूटी बैक्टीरियम, उसके लिए इंक्यूबेटर की तरह काम करता है. वो वहाँ बहुत अच्छे से प्रोलिफरेट करता है और फटाफट से बड़े पस फिल्ड पेनफुल रेड एक्ने आने लगते हैं. सेकेंड क्या होता है, मास्क कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन करता है. Okay. फ्रिक्शन के कारण हमारा जो स्किन है बड़ा ही डेलिकेट है. यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज होती है स्किन में, स्ट्रेटम कॉर्नियम बहुत डेलिकेट है, वो रप्चर होने लगता है, आपका बैरियर खराब होने लगता है. सो बैरियर खराब होने के कारण दोबारा से एक्ने होने बार बार. सो आई वुड एडवाइज कि अगर मास्क लगाना है तो थोड़ा सॉफ्ट लगाएं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ हटा लें. डेली मास्क चेंज करें, अपना वॉश करें अगर आप क्लोथ मास्क, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को देखा है कि वो मास्क को रीयूज करते हैं बार. नो, ये शुड नॉट बी रीयूज्ड एक्चुअली. आप इजी वे में अगर मैं बताऊँ, कुछ सेट ऑफ मास्क रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉटन मास्क फॉर अ वीक रख लीजिए, ये किया जा सकता है. या फिर कोई बहुत सॉफ्ट सा एक मुलायम सा कपड़ा टाल लें, या फिर टिश्यू पेपर. अल्कोहल वाइप्स आर नॉट रिकमेंडेड, उससे अपना स्वेट और सीबम डैप कर सकते हैं. और एक एक्ने फ्रेंडली जो मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मास्क अप्लाई करें. मैम अभी आपने एक टर्म यूज़ किया, क्यूटी बैक्टीरिया. तो मैम ऑडियंस को आप क्यूटी बैक्टीरिया के बारे में कुछ बता सकते हो? क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने है, प्रॉपर वर्ड इसका जो है कंप्लीट नेम. प्रीवियसली इट वाज नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्ने. अभी नया न्यू नॉमेनक्लेचर में क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने है. सो क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने इज अ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ने, बट एज सच दिस बैक्टीरिया अलोन इज नॉट विलन. ये हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे नॉर्मली एज अ कमेंसल रहता है. बड़े सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारे फेस पे, ईस्ट है, बैक्टीरियाज हैं, ये रह रहे होते हैं. सो इसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं. दिस इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पस फिल्ड बिगर इन्फ्लेमेटरी एक्ने. जैसे यंग जनरेशन है, जेन जी जनरेशन है, वो अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और वो काफ़ी सारे लाइक 10 स्टेप्स और स्लगिंग, स्किन साइकिलिंग यूज़ करते हैं या फिर ऐसे रूटीन्स को फॉलो करते हैं. तो वो क्या स्किन के लिए अच्छा है या ख़राब है? आई वुड से हियर कि हर जो ट्रेंड है आप डिजिटली देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं होता. उस ट्रेंड को आने देना चाहिए और जाने देना चाहिए. सो 10 स्टेप रूटीन में होता अक्सर ये है कि यंग जनरेशन दे आर
actually very intelligent young generation. They are routinely discussing salicylic acid, niacinamide, retinoic, all sorts of acne treatment they are discussing. What happens? This due to this hyper awareness, most of the time excessive chemical exposure हो जाता है और over layering हो जाती है products की. That translates into barrier damage, more acne, more inflammation. So it should be avoided. 10-step routine and over layering should be avoided. Now हम आपने बोला स्लजिंग की बात कर लेते हैं. सो स्लजिंग इज बाय डेफिनेशन स्लजिंग इज लाइक ऑक्लूड करना है आपको थिक पेट्रोलियम से. कॉमनली एक्सेसिवली ड्राई स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं इसे, बट स्लजिंग इटसेल्फ इज हाईली कॉमेटोजेनिक. एक्ने पेशेंट में स्लजिंग शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड. आपने बताया कि जो यंग जनरेशन है वो बड़ी इंटेलिजेंट है, बट Yes. इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे हाँ. इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और सो कॉल्ड डॉक्टर्स भी हैं जो खुद के एक होम रेमेडीज बता देते हैं. देन आई थिंक मेरे को लगता है कि यंग जनरेशन थोड़ा भटक भी रही है. हाँ हाँ. तो उस चीज़ को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो उनको कि क्या चीज़ उन्हें फॉलो करनी चाहिए या क्या चीज़ उन्हें नहीं फॉलो करनी चाहिए? First of all trends should not be followed, as I have already told you. But honestly, as a dermatologist, I welcome it completely. I'm very happy young generation is so aware. It shows they are very active, proactive. They are self-aware. They are very knowledgeable. वो चाहते हैं स्किन केयर को. You can't fool them. है ना. Sometimes influencers taking benefit of that. And people should understand कि हम जो डिजिटल देख रहे हैं most of the time वो incentives के लिए होता है, paid marketing होती है. सो यहाँ पे यंग जनरेशन को अवेयर होने की ज़रूरत है एंड बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें. और मेरी एक एडवाइस है कि अगर आप कोई भी OTC प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो 8 to 10 वीक्स में आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, देन मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. या फिर अगर ज़्यादा एक्ने आ रहे हैं, मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं आपके, स्कारिंग दिखने लगी है आपको, तो यू शुड मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट. बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कि प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, देन वो चीज़ें एक यंग जनरेशन कंज्यूम कर रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं. जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, एक्नेस की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं. तो उन चीज़ों से बचने के लिए क्या आप एक सलाह दे सकते हो उनको? जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो आपकी स्किन के लिए नहीं है. और एक्ने जो है, एक्ने इटसेल्फ एक डिसीज़ है. इट्स अ इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ पाइलोसेबेशियस यूनिट. बट एक्ने का जो परसेप्शन है वो कॉस्मेटिक है, इसलिए कई बार बेनिफिट्स हो जाते हैं इसके कि जो बताया लोग पैनिक बाइंग हो जाती है. सो व्हाट यू कैन डू इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग ऑनलाइन, गो फॉर द लोअर स्ट्रेंथ. हमेशा कि आप लो स्ट्रेंथ से चालू करें, मिनिमम कंसंट्रेशन चालू करें. जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि ग्लाइकोलिक एसिड 7 to 8% आप यूज़ करें, आपके मार्क्स चले जाएंगे, आपका जो आर्म्स है वो बड़े ब्राइट हो जाएंगे एंड केराटोसिस, स्ट्रॉबेरी स्किन जो है वो अच्छी हो जाएगी. बट दैट इज़ नॉट फॉर द फेस. And 7 to 8% glycolic acid is quite harsh. So if you want to use something, read the labels first कि नॉन कोमेटोजेनिक हो, हाइपोएलर्जेनिक हो. कोई भी अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करें उसमें ये लिखा हो, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, रीड द लेबल्स एंड यू कैन चेक द कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो एक्ने के लिए रहते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड है, नायासिनामाइड है. दे शुड बी इन लेस कंसनट्रेशन ऑलवेज. अगर आप हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो अगर डर्मेटोलॉजिस्ट का सुपरविज़न नहीं है, आपके स्किन को ज़्यादा हार्म हो सकता है. सो आई वुड एडवाइज यंगर जनरेशन टू गो विद अ मिनिमल safer, like niacinamide is very safe to use. It's a beautiful product. sebum regulate करता है, barrier repair करता है, so it's a very good. marks fade करता है acne के. so always choose the lower concentration. do not use harsh face washes, harsh creams. ये सब नहीं यूज़ करना है. You should use acne products in a manner जो आपका बैरियर डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक्ने पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है एक्सफोलिएशन के कारण बैरियर डैमेज ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है. सो ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें, लो स्ट्रेंथ यूज़ करें, इफेक्ट 4 की जगह 6 वीक्स में आ जाए, लेकिन आपका बैरियर डैमेज नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी द आइडियल वे. ओके. और मैम मैंने काफ़ी सारे डर्माटोलॉजिस्ट को देखा है, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहे हैं, और जैसे कि आपका भी खुद का हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, देन आप भी सोशल मीडिया पे और कोई आपकी रील देख के आपके पास आता है, देन आपको कैसा फील होता है? I feel very good actually, and I appreciate that. This is why doctors should be on Instagram. Dismantle the myths
टू काउंटरैक्ट द नॉन मेडिकल नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंसर्स। अगर कोई अच्छी रील देख के आ रहा है मेरे पास, इट इज़ अ गुड साइन दैट पेशेंट अवेयर है एंड दे आर चूजिंग एक्सपर्ट प्रोफेशनल केयर फॉर देमसेल्व्स। Then you also give a good discount to them or no? It's okay, it's okay. तो अब हम अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक्ने को लेके जेनजीज के बीच में बहुत सारे बड़े मिथ्स हैं, लाइक एक्नेस पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं, एक्नेस पे आइसिंग कर लेते हैं डायरेक्टली, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? Yes, this is very common. I have seen in my practice कि टूथपेस्ट लगाना, मैंने देखा है लोग चूना लगा लेते हैं। टूथपेस्ट तो स्टिल गुड, ठीक है, नॉट गुड बट इट्स ठीक है। कंपेयर विद दैट चूना, एक्चुअली लाइम के साथ आप अगर कंपेयर करेंगे तो लिटिल एक एज है टूथपेस्ट के पास। तो टूथपेस्ट हैज़ लाइक बोरिक एसिड, वहाँ पे मेंथॉल है, तो थोड़ा रेड इन्फ्लेमेटरी बड़ा एंग्री सा आपका एक्ने है तो उसको थोड़ा सा सेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे केमिकल बर्न्स होने के हाई चांसेस होते हैं। आइस लगा लिया, आइस एज सच जो आपने देखा होगा, पीपल आर डिपिंग देयर फेस इन द आइस ऑल्सो, एंड सो आइस कभी भी रॉ नहीं लगाना है। यू कैन रैप इन अ क्लोथ और यू कैन यूज़ अ आइस पैक यूज़ कर सकते हैं आप, जेल फॉर्म के पैक्स यूज़ कर सकते हैं आइस के। वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, वैसे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, सो रेडनेस कम हो जाएगी, फ्लशिंग कम हो जाएगी, बट आइस बहुत ही टेम्परेरी है। दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी परमानेंट बेनिफिट। मैम ये DIY पील्स क्या होता है, इसके बारे में भी प्लीज हमें बताएं। Do it yourself at home. DIY peels दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक, people are using raw products at the home, like they are using raw lemon, raw garlic, curd यूज़ कर रहे हैं लोग, एंड सो एलोवेरा यूज़ करते हैं। देन सेकेंड आता है, पीपल आर गेटिंग ऑनलाइन वेरी लाइक इंडस्ट्रियल ग्रेड हाई स्ट्रेंथ केमिकल्स, एक्चुअली दे आर यूजिंग एट होम लाइक 50% ग्लाइकोलिक एसिड। द अदर डे मैं एक एड देख रही थी इंस्टाग्राम पे, वन कंपनी इज देयर, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, दे आर प्रमोटिंग अ येलो पील and that peel and they are showing pictures like it's peeling off like snake skin, बहुत सारा निकल रहा है वहाँ से, गोरा अंदर से निकल रहा है। It has 50% glycolic acid. We in clinics भी हम जब 50% glycolic acid use करते हैं तो with very high caution and they are promoting for home use, और इसके चलते लोगों को सीवियर केमिकल बर्न्स हो रहे हैं, स्कारिंग हो रही है, परमानेंट हो रहा है वहाँ पे, जो बाद में कई बार, क्योंकि हमारी इंडियन स्किन होती है जो वो बहुत ही मेलानिन कॉम्पिटेंट होती है, वी आर रिच इन मेलानिन, सो अगर कोई भी पिगमेंटेशन हुआ देयर इज अ हाई चांस कि वो परमानेंट पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाए। आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स जिन्होंने घर पे ये सारे मंगा के यूज़ किए हैं एंड दे आर सफरिंग नाउ। ये जो बहुत सारे आपने केमिकल्स अभी आपने बताए हैं वो घर में यूज़ कर रहे हैं, क्या एक स्किन कैंसर का भी रिस्क कर सकते हैं? No, I would not say कि skin cancer का, lemon is not going to cause a skin cancer, curd is not going to cause skin cancer, so lemon तो chemical burns करवा सकता है, photosensitivity होती है lemon के साथ, irritant contact dermatitis हो सकता है, आपकी स्किन लाल हो जाएगी, बर्न हो जाएंगे और फिर वो डार्क हो जाएगी, सिंपल। कर्ड में जो चिकनाहट होती है, हम बोल सकते हैं फैट्स होते हैं, वो एक्ने में और ज़्यादा एक्ने करवा सकते हैं। सो अगर आपको लेमन और कर्ड में से एक चूज़ करना है तो आप कर्ड स्टिल चूज़ कर सकते हैं, लेमन तो स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माय साइड। तो मैम मैंने काफ़ी सारे यंग इंडिविजुअल्स में देखा है कि वो पिंपल्स को पॉप कर देते हैं, तो क्या वो स्किन के लिए ठीक है या फिर वो स्किन को डैमेज कर सकता है? पिंपल पॉपिंग जब आप करते हो तो वहाँ से पस सराउंडिंग टिश्यू में जाता है, आप इन्फेक्शन है वहाँ पर, उसको और डीप अपनी स्किन में भेज रहे हैं, तो दोबारा से एक्ने आएगा, नए एक्ने आएगा, स्कारिंग हो जाती है पिंपल पॉप करने से। सो नेचुरली हील होने देना चाहिए उसको। पिंपल पॉपिंग कैन लीड इनटू देन मोर इन्फ्लेमेशन, मोर एक्ने, स्कारिंग, पिगमेंटेशन, नॉट राइट। और जब होता क्या है कि जब आप एक पिंपल पॉप करते हो तो आप एक पे नहीं रुकते, एंड मोस्ट ऑफ द कॉमनली देखा गया है कि पिंपल पॉपिंग इज़ अ साइन ऑफ अंडरलाइंग एंजाइटी। जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको लगता है एक पिंपल पॉप कर देते हैं फटाफट हील हो जाएगा, लेकिन मार्क हो जाता है। देखे होंगे कई बार आपने फेसेस पे बड़े मार्क्स। मैंने काफ़ी सारे यंग इंडिविजुअल्स के फेस पे गड्ढे देखे हैं, वो पॉपिंग की वजह से ही होते हैं मैम।
गड्ढे पॉपिंग के कारण भी हो सकते हैं और बिना पॉपिंग के जब एंड होता है ट्रीटमेंट का तब भी हो सकते हैं। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, वहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंट है। सो हम पिंपल पॉपिंग की बात कर रहे थे। इसको एक कंडीशन स्पेशली इस टाइप के एक्ने के लिए एक नाम है, एक्ने एक्सकोरी। ओके। यू आर मैडलिंग विद योर एक्ने, सो यू शुड नॉट मैडल। होता ये है सिंपल कि आपने एक पिंपल पॉप किया, आपको फेस पे अगर 4 पिंपल्स दिख रहे हैं, सो यू थिंक कि मैंने एक पॉप कर दिया 3 बचे हैं, देखो मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। द डोपामिन, अभी हमने जो बात की, जब आप रील राइट। स्क्रॉल कर रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, कोई आपने बॉल हिट कर दी, तो डोपामिन रिलीज होता है। पिंपल पॉप करने के साथ फटाक से फूटा, कुछ बस बाहर निकला, एक आवाज़ आई अच्छी सी, और तो आप जो डोपामिन के लिए बार बार फोड़ते जाते हो अपने पिंपल्स को, लेकिन आप अपने एक्ने हैं उनको बढ़ा रहे हैं, मार्क्स को बढ़ा रहे हैं, स्कारिंग को बढ़ा रहे हैं। सो किसी यंग इंडिविजुअल को अपनी होम रेमेडीज बंद करके एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो साइंस क्या होते हैं ऐसे? किसी इंडिविजुअल को एक्ने आ रहे हैं एंड इफ इट्स लाइक कि दे आर यूजिंग होम रेमेडी या ओटीसी यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफ़ यू आर गेटिंग, अगर किसी भी इंडिविजुअल हाई ग्रेड एक्ने आ रहे हैं, सो लाइक पस फिल्ड, इन्फ्लेमेटरी, रेड हैं, मॉडरेट टू सीवियर एक्ने आ रहे हैं, सो डेफिनेटली दे शुड मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आप कोई ओटीसी यूज़ कर रहे हैं और आपके 8 to 12 वीक्स में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सो वहाँ पे आपको डर्मैट से मिलना। अगर एक्ने में मार्क्स आने लगे हैं, अगर आप एक्ने फोड़ना रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप से, कॉन्स्टेंटली आप फोड़ रहे हैं, या फिर अगर आपके एक्ने ठीक हो गए हैं लेकिन फटाफट वो दोबारा आ जा रहे हैं, तो आपको डर्मैट से मिलना चाहिए। देयर इज़ अ वेरिएंट ऑफ एक्ने आई वुड लाइक टू टेल हियर अबाउट दैट, एक्ने फुल्मिनेंस। ओके। Acne fulminans are like a very severe type of acne. Commonly males में होते हैं. In that you will get बड़े बड़े से nodulocystic type के जो acne होते हैं, वो फेस पे आते हैं, फ्रंट पे आते हैं, चेस्ट पे आते हैं, बैक पे आते हैं, बहुत। एंड एक्ने फुल्मिनेंस एज अ नेम सेज, एक ऐसे टाइप का एक्ने है जिसमें आप को बुखार आ सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। Oh my God. is so acne is not something that can be labeled just as a cosmetic problem. acne एक छोटे कॉमेडोन से लेके फुल्मिनेंस तक हो सकते हैं। कई बार एक्ने जो होते हैं वो हमारी बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, सिस्टमिक जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। कई बार आपके जेनेटिक कोई बोन में प्रॉब्लम है जिसके कारण आपके फेस पे एक्ने आते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ सिंड्रोम्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद एक्ने। सो अगर आपके एक्ने सीवियर होते जा रहे हैं, जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, रिकरेंट है, तो आपको जाके डेफिनेटली डर्मैट से मिलना चाहिए टू नो द अंडरलाइंग कॉज। और अगर जॉ पे एक्ने आ रहे हैं, दोज आर हार्मोनल एक्ने, नेक पे आ रहे हैं, अपर चेस्ट पे आ रहे हैं, so you should go and meet the dermat. यंग इंडिविजुअल्स है ना, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स का अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उनके बैक पे एक्नेज होते हैं, उनके फेस पे एक्नेज होते हैं, बट उनके जो सो कॉल्ड ट्रेनर्स हैं वो उन्हें बोलते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े बहुत एक्नेज हैं, चले जाएंगे टाइम से। बट आज आप मेरे चैनल पे प्लीज़ उन चीज़ों के बारे में बताएं कि वो कितने डेंजरस हो सकते हैं या वो कितना स्किन को डैमेज कर सकते हैं। So steroid acnes are basically, हम 2 टाइप्स बता सकते हैं इसके बारे में। या तो आपका सिस्टमिक कंजप्शन हो रहा है, लाइक आप ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में स्टेरॉइड ले रहे हो, इंजेक्शंस के फॉर्म में आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, या फिर आप क्रीम के फॉर्म्स में लगा रहे हैं। सो हर वे में स्टेरॉइड्स जो हैं वो बहुत पावरफुल ड्रग्स होते हैं एक्चुअली। ये सुपरवाइज्ड वे में दिए जाते हैं, इनके लिए एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। जब भी स्टेरॉइड दिया जाता है, अब्रप्टली बंद नहीं किए जाते हैं ये स्टेरॉइड्स। सो स्टेरॉइड एक्ने कैन बी वेरी हार्मफुल, बहुत सीवियर होते हैं। एंड जब आप टॉपिकल फॉर्म में यूज़ करते हो, देयर इज़ अ वर्ड एक्चुअली जो क्रीम्स के फॉर्म में बहुत कॉमनली देखा जाता है। एक तो जिम एसोसिएटेड हो गया हमारा, एक जो हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली देखते हैं वो होता है टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस या टॉपिकल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेस। इसमें होता ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि कोई मेडिकल से गोरे होने की क्रीम ले ली, या उनको कुछ 2-3 मुहासे आए तो मुहासे दबाने के लिए क्रीम ले ली, मेडिकल से ले ली, कहीं आस पड़ोस से ले ली। इस तरह की क्रीम किराने की दुकान पे, जनरल स्टोर्स पे अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से स्टेरॉइड की सेल के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। दो लिखा रहता है कि शेड्यूल H ड्रग है, लेकिन यू कैन गेट ईजिली एनीवेयर, एनीवन कैन गेट। तो स्टेरॉइड क्या करते हैं,
तुरंत तो बहुत अच्छा लगता है, स्किन गोरी हो जाती है, चमक आ जाती है स्किन पर, रेडनेस कम हो जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं स्टेरॉइड्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े एक्ने आना 2 से 3 महीने बाद ये चालू हो जाता है। बड़े एक्ने आना, चमड़ी खराब होने लगती है, चमड़ी पर लाल रंग की धारियाँ आने लगती हैं जिन्हें टेलेंजिएक्टेशियाज कहते हैं, बाल आने लगते हैं चेहरे पे बहुत ज़्यादा, और चमड़ी के अंदर की परतें खराब हो जाती हैं। रिसेंटली एक हम केस डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट, एक छोटा बच्चा था जिसको डायपर रैश हुए थे। उस बेबी को कहीं लोकली डॉक्टर ने स्टेरॉइड दे दिया, बहुत हाई पोटेंसी, स्टेरॉइड्स में भी पोटेंसी होती है, टॉपिकल स्टेरॉइड। ग्रॉइन रीजन में बच्चे के अप्लाई किया, रैश आते थे, पेरेंट्स फिर से लगा देते थे, बहुत अच्छा ट्यूब है, फटाफट ठीक हो जाते हैं। बेबी का किडनी फेलियर हो गया, कोई उस बेबी को हेल्प नहीं कर पाया। तो 1 year old child, आई हैव सीन पेशेंट जो फेस पर लगा रहे थे, आंखों के पास लगा रहे थे गोरेपन के लिए, उनको ग्लोकोमा, कैटरैक्ट हो गया। जस्ट एक गोरेपन की क्रीम से कैटरैक्ट हो जाना, एक 25-30 साल की लड़की में कैटरैक्ट हो गया क्रीम यूज़ करने के कारण। सो दीज आर वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। लोगों को लगता है कि स्किन तो वॉल है, कुछ भी लगा लो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्किन पे आप जो भी अप्लाई करते हो वो आपके अंदर सिस्टम में, बॉडी में जाता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि व्हाट यू आर पुटिंग ऑन योर स्किन। दीज स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट केवल एक्ने और मार्क्स तक लिमिटेड नहीं है, दे आर कॉजिंग सीवियर सिस्टमिक साइड। मैम जो सो कॉल्ड बहुत सारे फेस वॉश एंड क्रीम्स मार्केट के अंदर हैं, जैसे ब्राइटनिंग फेस वॉश, तो उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? They are okay, you can use them. Brightening face wash है, as such face wash जो है वो हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है, सो वॉश ऑफ हो जाता है। सो इफ़ेक्ट्स मिनिमल हैं, लिमिटेड हैं। अगर आपको इफ़ेक्ट चाहिए तो एटलीस्ट 60 सेकेंड्स के लिए अपने फेस पे लगा के उसे छोड़ें, देन वॉश करें। एंड देन मैम एक बहुत बड़े एक्टर भी हैं जो एक ब्राइटनिंग क्रीम को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? There are like brightening creams basically has depigmenting agents, है ना। Commonly we have kojic acid, like alpha arbutin है, and like azelaic acid है, glycolic acid है, ये सारे brightening agents commonly होते हैं brightening creams में। tranexamic acid है। 2 most important चीज़ें you should look for in any brightening cream. First is hydroquinone, second is steroid, है ना। So हाइड्रोक्विनोन जो है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोक्विनोन अगर आप अनसुपरवाइज्ड लगाते जाएंगे तो आपकी स्किन एक सर्टेन टाइम बाद 4 to 5 मंथ्स बाद ख़राब होने लगेगी, रिवर्स पिगमेंटेशन और ज़्यादा, रीबाउंड पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो 2 चीज़ों को देखें, इंग्रेडिएंट्स को। किसी भी ब्राइटनिंग क्रीम में हाइड्रोक्विनोन नहीं होना चाहिए और स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं सेफ हैं। अल्फा आर्बुटिन होता है एक प्रोडक्ट जो बहुत ही अच्छा डीपिगमेंटिंग है, एक इंग्रेडिएंट है, बेसिकली एक मॉलिक्यूल है। सो अल्फा आर्बुटिन भी हाइड्रोक्विनोन की फैमिली से ही है, दो दैट इज़ नॉट दैट डेंजरस लाइक हाइड्रोक्विनोन। सो अल्फा आर्बुटिन भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अनसुपरवाइज्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। ट्रेनेक्सामिक एसिड इज सेफ, azelaic acid is safe, and glycolic acids are safe, and kojic acid is safer one. So all these people can use. Just avoid 2 ingredients. तो मैम जैसे आपने अभी बताया कि कुछ क्रीम्स के अंदर स्टीरॉइड्स भी होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से स्टीरॉइड्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि ये स्टीरॉइड्स हमारी क्रीम में नहीं है? हाँ, so I don't want to create any havoc फॉर स्टेरॉइड एक्चुअली, क्योंकि स्टेरॉइड हम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। स्टेरॉइड बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत अच्छी क्रीम है, अगर डॉक्टर के सुपरविजन में एक लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड कंसंट्रेशन में, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए दिया जाए तो। सो इंडिकेटेड हो जहाँ पे वहाँ देना है। दे आर नॉट इंडिकेटेड फॉर गोरापन बेसिकली। सो स्टेरॉइड में आप देख सकते हैं, ब्रांड नेम तो आई कैन नॉट टेल, कि जहाँ पर भी पीछे जैसे क्लोबेटासोल है, हेलोबिटासोल है, मोमेटासोन है, ये सारी चीज़ें हैं जो, ये आप पीछे आप सोल देखें वहाँ पर, तो दीज आर स्टेरॉइड फैमिली। सो मैम अभी टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा केमिकल पील्स और माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो प्लीज़ आप उनके बारे में हमें बताएं। केमिकल पील्स, लाइक हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्ने, सो आई विल, है ना,
So I'll tell about chemical peels in acne. Chemical peels in acne works wonderfully, very good if done professionally, skilled. Do not go for saloons and non-dermatologist for chemical peels, क्योंकि chemical peels are double-edged sword. अगर अच्छे से की गई है तो wonderful results, खराब की गई है तो permanent damage स्किन को. You cannot reverse that in And most what of the are the cases. damages, ma'am? Chemical burns, the name itself says chemical peels. So chemical burns हो सकते हैं, scarring हो सकती है. As I have told कि हमारी स्किन में बहुत मेलानिन हो सकता है, परमानेंट पिगमेंट हो सकता है. ये कॉमन चीज़ें हैं जो केमिकल पील्स अगर गलत की जाए तो हो जाता है. सो एक्ने में केमिकल पील्स हैं. सैलिसिलिक एसिड पील है एक्ने के लिए एक टाइप की वंडरफुल पील है, वन ऑफ द बेस्ट पील्स फॉर एक्ने. सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, लिपिड फ्रेंडली होता है. आपका जो पोर क्लॉग हो गया है एक्ने में उसको जाके डिसॉल्व कर देगा. ऊपर से फिर ग्लाइकोलिक एसिड हमने दिया. ग्लाइकोलिक एसिड जो एक्ने के मार्क्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा ऊपर रहता है सतह पे. इट्स अ AHA glycolic acid. Salicylic acid is a BHA, beta hydroxy acid, and glycolic is alpha hydroxy acid. So glycolic stays on the top, मार्क्स को हटाएगा, एक्सफोलिएशन करवा देगा. सैलिसिलिक एसिड वहाँ पे क्लॉग जो है उसको पोर कर दिया. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई इन माई प्रैक्टिस कंबाइन बोथ द पील्स. For marks, I do glycolic, and for unclogging the pore, red inflammatory acne, then I give salicylic acid. And ma'am, what is microneedling? So microneedling is basically a very good actually procedure, and again it's an in-clinic procedure done under dermatologist supervision. So मैं आजकल इंस्टा पे बड़े वीडियोस देख रही थी कि how to do microneedling at home. People are using proper devices. They are telling the cream, numbing cream आप लगाइए, half an hour रखिए. This is such a red flag. Should not be used. सो माइक्रो नीडलिंग क्या करता है, बट रेड इन्फ्लेमेटरी एक्ने में तो माइक्रो नीडलिंग नहीं यूज़ करना चाहिए. मल्टीपल नीडल्स होते हैं, दो तरीके से कर सकते हो आप. डर्मा रोलर के साथ करते हैं और एक मोटराइज्ड डिवाइस होता है. सो मल्टीपल नीडल्स हैं, डिफरेंट नीडल्स होते हैं डिफरेंट इंडिकेशन के लिए. दोज नीडल गोज डीप इनटू योर स्किन एंड स्टिमुलेट कोलेजन, बेसिक जो फंडा है. सो माइक्रो नीडलिंग इज़ वेरी गुड फॉर जनरेटिंग न्यू कोलेजन बेसिकली. सो एक्ने स्कार्स के लिए वंडरफुली एक्ट करती है. रेडनेस को भी सप्रेस कर देती है माइक्रो नीडलिंग. बट आप अगर पस फिल्ड एक्ने हैं, रैड एक्ने हैं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इन्फेक्शन को अंदर स्किन की डीप लेयर में भेज रहे हैं ऐसा करके. नॉट एडवाइजेबल. एंड घर पे तो माइक्रो नीडलिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. अगेन लाइक केमिकल पील, बर्न हो सकते हैं, सीवियर स्कारिंग हो सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकता है. Not worth doing at home. सो यंग जनरेशन, आपने अभी सुना है कि माइक्रो नीडलिंग घर पे बिल्कुल मत करें. सो मैम, ऐसी कौन सी हैबिट है स्किन केयर के लिए जो आज ही यंग जनरेशन को स्टार्ट कर देनी चाहिए? Topmost habit is use of sunscreen. So as young generation, Gen Zs, young people are using a lot of skincare. So there is a good chances of abuse of skin barrier. स्किन बैरियर डिसरप्टेड है वहाँ पे स्किन, और बहुत सारे फोटो सेंसिटिव जो केमिकल्स हैं दे आर यूजिंग, लाइक रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, टू मच एक्सफोलिएशन यूज़ कर रहे हैं. सो दे शुड स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन. टॉप मोस्ट सनस्क्रीन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है स्किन में, और जो पिगमेंटेशन हो रहा है स्किन में बैरियर डैमेज के साथ उसको भी कम कर देगी. सो वन टॉप मोस्ट हैबिट शुड बी एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन. क्लियर स्किन का असली मतलब क्या है आपके टर्म्स में? As a dermatologist, if I see clear skin is like, I would advocate more of skin neutrality. Means आपके skin आपके डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग, आपके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग शुड बी इन अ न्यूट्रल स्टेट. सो स्किन क्लैरिटी की अगर हम बात करें, जो एक परसेप्शन बना हुआ है वो दैट इज़ मोर ऑफ डिजिटल. फिल्टर्स हैं वहाँ पे, हैवी एडिटिंग है वहाँ पर, एंड रिंग लाइट्स हैं वहाँ पर. सो दैट इज़ नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ क्लियर स्किन. क्लियर स्किन हैज़ पोर्स हैं स्किन में, वहाँ पे स्किन का टेक्सचर है, वहाँ पे आपको फ्यू स्कार्स हो सकते हैं स्किन में. कभी बचपन में भाई बहन लड़े होंगे, एक आध कुछ नेल का स्कार होगा वहाँ पे, कुछ छोटा रहा होगा, ज़रा सा स्कार हो गया होगा. सो ये सारी चीज़ें जो हम बात करें, रिंकल्स होते हैं, दे आर नॉर्मल स्किन. बट अगर आपके अकॉर्डिंग अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने आ गए हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गया है, तो वहाँ पे आप
एडवोकेट कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। बट क्लियर स्किन इज़ नॉट द जो आजकल टर्म चल रहा है कोरियन ग्लास स्किन वन, दिस इज़ अ वेरी मच डिजिटल परसेप्शन एक्चुअली। सो फॉर मी हेल्दी स्किन, न्यूट्रल स्किन इज़ क्लियर स्किन। सो आप उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिनके बच्चे सीवियर एक्नेज और स्किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? Advice to the parents, especially when I see a child of age 7 or 8, 10, 12 years of child, 13 years of child, I see कि parents साथ में जब लेके आते हैं, I will tell parents sometimes it is, see, आज से जो थोड़े साल पहले तक ट्रेंड था, 10 इयर्स पहले तक ट्रेंड था, कई बार होम रेमेडीज़ यूज़ कर लेते थे लोग, पिंपल आ गए, अरे हमारे भी आए थे, ठीक हो गए थे अपने आप, वो सब यूज़ कर लेते थे, बट ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। सो पेरेंट्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कई पेरेंट्स ऐसे हैं, दे आर वेरी अवेयर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दोज पेरेंट्स जब आती है माँ अपनी बेटी को लेके कि डॉक्टर इसको एक्ने हो गए हैं, अभी ठीक करना है, नहीं तो स्कार हो जाएगा, पिगमेंटेशन हो जाएगा। दिस इज़ सच अ वेलकमिंग एस्पेक्ट अबाउट आवर सोसाइटी एक्चुअली, जो चेंजेस हैं। पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि अगर एक्ने जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास लेकर ही आए उनको, डर्मेट को। कई पेरेंट्स लेके आते हैं जिससे जो फर्दर सीक्वली है, जो हमने पिगमेंटेशन और स्कारिंग की बात की, अर्ली ट्रीटमेंट उसको प्रिवेंट कर सकता है। बच्चों की ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा सा चेक रख सकते हैं कि जंक ना खाएं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ना अवॉइड करें, थोड़ा सा नाइट स्क्रॉलिंग को अवॉइड किया जाए बच्चों की। वहाँ पे एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी आर सीइंग हियर लॉट ऑफ सोशल स्टिग्मा इज एसोसिएटेड विद, सो सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है बच्चों की। कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल फंक्शंस में नहीं जाना चाहते बच्चे के, लोग उन्हें जज करेंगे, एक्ने हो गए। सो I would like to create this sense of awareness in our society. Already we are aware, very much aware society, कि do not judge a child on the basis of their acne. अगर breakout हो गए, किसी important event के पहले हो गए, so positivity जो लाना है हमारी society में, वो हम parents ला सकते हैं, या जो थोड़ी सी एल्डर जनरेशन है वो ला सकती है। वी शुड स्टॉप जजिंग द चिल्ड्रन एंड जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू एडवोकेट अबाउट दैट। सो जैसे आपने बताया कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए Yes. सराउंडिंग्स में। सो मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स में, इवन जब मैं खुद स्कूल में था तो काफ़ी सारे मैंने ऐसे सिनेरियोज देखे हैं कि जो बच्चे एक्ने से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो Yes, yes. किसी को फेस कर सके। तो मैम आपके क्या सजेशंस हैं उनके लिए? एक्ने है, ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। इट शुड बी सीन एज अ डिसीज ओनली, नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। एक्ने का परसेप्शन कॉस्मेटिक हो चुका है। हम भूल गए हैं कि एक्ने एक डिसीज़ है, स्किन की डिसीज़ है। पाइलोसेबेशियस यूनिट यहाँ पे इन्वॉल्व है। हम पैथोफिजियोलॉजी की बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई और डिसीज़ हो जाती है, कभी बुखार आ गया आपको, या मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चीज़ इन्फेक्ट कर गई, कभी बाहर खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई, टेक एक्ने इन दैट way. Do not take acne. I understand acne has cosmetic perception, but don't judge acne only like cosmetic problem. Acne एक disease है, like other diseases. acne का भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम उसकी टाइमली अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो सीक्वलीज जो हैं acne के, फर्दर जो पिगमेंटेशन, स्कारिंग, उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द acne cases, 70% to 80% acne cases are very much manageable with creams and few ओरल मेडिसिन। एक्ने के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सो एक्ने को केवल एक डिसीज़ की तरह देखा जाए। स्कूल्स में भी एक एक्ने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है स्कूल्स में। एज आई टोल्ड यू, डू नॉट जज अ चाइल्ड। एक्ने के लिए उसे जज ना किया। स्टडीज़ बताते हैं कि एक्ने के कारण डिप्रेशन बहुत कॉमन है बच्चे में। सो जैसे पहले हमारे सोसाइटी में देखा जाता था कि एक्ने होते थे, उसको बड़ा नॉर्मली लिया जाता था कि ठीक है, एक एज है, एक्ने आएंगे, वो चले भी जाते थे क्योंकि डिजिटल प्रेजेंस हो गई है। हम पहले बैक कैमराज यूज़ करते थे, अब हम फ्रंट कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंस्टेंटली दिखता है कि ये पिंपल आ गया है हमारे फेस पे, फटाफट से पिक्चर्स भेजने का ट्रेंड आ गया है जो हम देख पाते हैं। इसके चलते हुए पैनिक है सोसाइटी
सोसाइटी में वहाँ लिमिट होना चाहिए, स्कूल्स में डाइट को लेकर एजुकेशन होनी चाहिए जो केवल एक्ने नहीं बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है और एक्ने के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए। सो मैम, क्या आप हमें डिटेल्स में बता सकते हैं जब एक्ने बनता है तो स्किन के अंदर चल क्या रहा होता है? Acne is basically, as I have told, is a disease of pilosebaceous unit. What is this pilosebaceous unit? It is made up of mainly 3 parts. So one is the hair follicle आपका होता है, एक वहाँ पे erector pili नाम की एक छोटी सी मसल होती है एंड एक sebaceous gland होती है. These 3 things form. So first हम बात करते हैं hair follicle से. Hair follicle के अंदर केराटिन का लेयर होता है. क्या होता है एक्ने में, जब कॉमनली बच्चा मैच्योर होता है, प्यूबर्टी अटेन करता है, तो वहाँ पर आपका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस है एक्टिवेट हो जाता है, हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं. सो जो फॉलिकल के अंदर की केराटिन लाइनिंग है वो ज़्यादा बनने लगती है, हाइपर केराटिनाइजेशन होने लगता है और वो जिस स्पीड से बन रही होती है उस स्पीड से क्लियर नहीं हो पाती. वहाँ पे केराटिन इकट्ठा हुआ, सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी भी बढ़ गई क्योंकि वहाँ पे भी हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर थे. अब फर्स्ट आपका केराटिन, सेकंड आपका आया सीबम, दोनों ने मिक्स हो गए वहाँ पे, ऑक्लूड कर दिया उस फॉलिकल को, उसकी ओपनिंग बंद हो गई अंदर. फिर वहाँ पे एक बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारा बैठा हुआ है, क्यूटीबैक्टीरियम एक्ने. सो क्यूटीबैक्टीरियम एक्ने क्या करता है, इसको खाने लगता है जो यहाँ पे केराटिन था, जो लिपिड्स वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. सो लिपिड्स को खा के फ्री फैटी एसिड बनाया उसने, फ्री फैटी एसिड्स ने दोबारा से ऑक्सीडेशन किया, साइकिल चलने लगी, एक्ने पस फिल्ड हो गया, रेड हो गया, पेनफुल हो गया. सो दिस इज द मैकेनिज्म मेनली हैपनिंग इनसाइड एक्ने. सो बेसिकली अब हम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड एस्ट्रोजन लेवल्स के बारे में बात करेंगे. क्या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड एस्ट्रोजन लेवल्स भी स्किन पे कुछ इफेक्ट करते हैं? क्या एक्नेस भी उनका एक रीजन हो सकता है? डेफिनेटली. सो हॉर्मोन्स हैव लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन आवर स्किन एंड इवन हमारी स्किन खुद भी एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करती है. सो हमारी स्किन पे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं. ये टेस्टोस्टेरोन एक्ने के पेशेंट्स में तो स्पेशली फ्री टेस्टोस्टेरोन की हमने बात की, पुबर्टी के टाइम पे बढ़ने लगता है जो टेस्टोस्टेरोन गोनाड्स एक्टिव हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन आया, दैन टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर जो सीबम बनाने वाली सेल्स होती हैं उनको सीबोसाइट बोला जाता है. सो व्हाट दिस सीबोसाइट हैज, दे हैव द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज 1 एंजाइम. सो दिस एंजाइम कन्वर्ट्स अ फ्री टेस्टोस्टेरोन इनटू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. दिस डाइहाइड्रोटेस्टेरोन इज अ मोर पोटेंट फॉर्म. Now this DHT stimulates lipogenesis, more sebum production, and as we have already जो हमने बात करी पैथोफिजियोलॉजी की कि वहाँ पे follicular occlusion हुआ केराटिनोसाइट्स का, it happens. व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स और इन्फ्लेमेटरी एक्नेस में क्या डिफरेंस? Blackheads are like their opening जो रहता है follicles का वो रहता है वहाँ पे black इसलिए हो जाता है, sebum का ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे जिसके कारण वो ब्लैक दिखता है. दीज आर द ब्लैक हेड्स. वाइट हेड्स जो होते हैं, जो कॉमेटोन्स हैं छोटे, दे आर लाइक सीबम कलेक्ट हो गया है एक पर्ली काइंड ऑफ फॉर्म में, दोज आर वाइट हेड्स होते हैं. कई बार सिबेशियस फिलामेंट होते हैं जो आपने देखा होगा लोग नोज के ऊपर से और यहाँ मेंटल जो चिन के ऊपर एरिया से निकालते रहते हैं प्रिक करके, दोज आर सिबेशियस फिलामेंट्स रहते हैं वो. सो जो कॉमेटोन्स होते हैं वो ग्रेड 1 एक्ने है, एक तरीके से स्टार्टिंग है अभी हमारी, वहाँ पे पस और इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है. जब क्यूटीबैक्टीरियम और ज़्यादा काम करने लगता है, इन्फ्लेमेशन आ गया, वहाँ पे जो रेड नोड्यूल बन गया, पस फिल्ड एक्ने बन गया, जहाँ पे बहुत पेनफुल हो गया, सिस्ट बन गई अंदर, वो इन्फ्लेमेटरी एक्नेस हो जाते हैं. सो ब्रॉडली वी हैव नॉन इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फ्लेमेटरी एक्ने. सो मैम, मैंने काफ़ी सारे लोगों को है ना ये कहते हुए सुना है कि अगर आप ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकालते हैं तो वो और ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो उसका क्या ये सही है या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि अगर आप रिमूव करोगे तो और ज़्यादा आने लगेंगे, आप ट्रीटमेंट करोगे तो और ज़्यादा आने लगेंगे. डेफिनेटली वन थिंग है यहाँ पे, अगर आप एक्ने को प्रिक करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, तो आप इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन सराउंडिंग टिश्यू में फैला रहे हैं. दैट वुड गोइंग टू बी डेफिनेटली ट्रिगर द इन्फ्लेमेटरी कास्केड और आपके एक्ने बढ़ जाएंगे. मैंने काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स में ये भी देखा है कि एक्ने के जो स्कार्स होते हैं वो कुछ में चले जाते हैं और कुछ में रह जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? स्कार्स अपने आप नहीं
नहीं जाते बेसिकली. वी कैन पुट इट मोर करेक्टली लाइक कि कई इंडिविजुअल्स में एक्ने जो है वो स्कार्स में रिजल्ट करते हैं और कई इंडिविजुअल्स में स्कार नहीं होते या कम होते हैं, उस ग्रेड के स्कार नहीं होते. इट्स बेटर टू पुट इट लाइक दिस. वी कैन अंडरस्टैंड दिस. वी हैव टू टॉक लिटिल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे, how it happens. So in our body, two things are going on inside the acne. So first is like inflammation. We are talking a lot about inflammation. हो रहा है वहाँ पे. साथ के साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हियर, है ना. मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेसेस होते हैं जो वी कैन अंडरस्टैंड इट विद अ नाइस डायग्राम एक्चुअली. सो MMPs एक्ट करते हैं इन्फ्लेमेटरी. फिर हमारे पास इनके ऑपोजिट एक एंजाइम्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं. सो एक्ने में ऑलरेडी वी नो, वी आर अंडरस्टैंडिंग इट हियर कि यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोबायोम डिसबैलेंस होता है. हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का डिसबैलेंस हो जाता है एक्ने में. अगर आपके इन्फ्लेमेटरी सिग्नल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे और एंटी इन्फ्लेमेटरी बैलेंस नहीं कर पा रहा है उसे, तो स्कारिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और ये समवेयर इट इज़ जेनेटिकली डिटरमाइंड. एपिजेनेटिक्स का भी रोल रहता है, जेनेटिक्स का भी रोल रहता है यहाँ पे. सो अब हमने डिसबैलेंस की बात की कि इन्फ्लेमेशन और एंटी इन्फ्लेमेशन बैलेंस्ड होना चाहिए. होता क्या है, अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गया वहाँ पे, मान लीजिए इसके कारण एक कोलेजन बनाने के सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट जो स्टिमुलेट होते हैं. गड्ढे होते हैं एक्ने के, वहाँ पे कोलेजन नहीं बना, डर्मल कोलेजन नहीं बना, तो वहाँ पे गड्ढे हो गए. कम बना, गड्ढे हो गए, स्कार हो गए. अगर ज़्यादा बन गया तो आपने देखा होगा कई लोगों को कॉमनली नोज पे और चिन पे मोटे मोटे एक्ने के स्कार होते हैं. उनको पैपुलर हाइपरट्रॉफिक स्कार बोला जाता है. चिक्स पे भी होते हैं. चीक्स पे कई बार किलॉइड्स हो जाते हैं लोगों को, मोटे मोटे हाइपरट्रॉफिक स्कार. सो इट इज़ डबल एज्ड कंडीशन. लाइक अगर कम काम किया तो एट्रॉफिक स्कार हो गए, गड्ढे हो गए, जो रोलिंग स्कार, बॉक्स स्कार टाइप के, आइसपिक स्कार होते हैं. 3 टाइप्स के कॉमन स्कार होते हैं. नेक्स्ट, अगर ज़्यादा काम कर गया, हमारा कोलेजन ज़्यादा बन गया, फाइब्रोब्लास्ट ज़्यादा स्टिमुलेट हो गए, तो हमें वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक स्कार, पैपुलर स्कार, किलॉइड्स मिल जाएंगे. सो इट इज़ डिसबैलेंस. सो बेसिकली मैम, मैंने काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स को देखा कि जैसे बैक पे स्कार्स है तो वो कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं, तो क्या वो सही है? कोकोनट ऑयल इज अ गुड, it has a good moisturizing properties actually. So one thing we need to understand here, हमारा जो स्किन सेल्स होता है वो एक्सफोलिएट होता रहता है कॉन्स्टेंटली, जो हमें दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता रहता है. एक सेलुलर टर्नओवर होता है, कहते हैं ना आपकी स्किन खुद रिपेयर होती रहती है. अगर आप किसी मार्क पे, कोई मार्क हुआ है, आप अगर कुछ भी अप्लाई ना करें तो आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में वो अपने आप फेड होने लगता है. हाउ इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ द सेलुलर टर्नओवर. अपर की जो डेड लेयर है वो एक्सफोलिएट होती रहती है, हमारी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसे शेड करती है एंड इवेंचुअली मार्क फेड हो जाता है. सो व्हाट कोकोनट ऑयल डज, कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है यहाँ पे, बट ऑयल है तो ऑक्लूड करेगा एक्टिव एक्ने में. ये मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है. कोई भी मॉइस्चराइज़र अगर आप स्किन पे अप्लाई करेंगे, जो सेलुलर टर्नओवर की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है, मॉइस्चराइज होने के कारण बेटर होती है, इसलिए ये प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है. बट अगर एक्टिव एक्ने है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, एक्ने प्रोन स्किन है, कि आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करें. दैट विल मेक द प्रॉब्लम वर्स. सो मैम, एक्ने में जेनेटिक कंपाउंड कितना स्ट्रॉन्ग होता है? जैसे पेरेंट्स को एक्नेज है तो क्या उनके इंडिविजुअल्स में भी एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है? Yes, it is seen in research. It is proven that if both the parents are suffering from acne, they have, अगर उन्हें severe acne है, so high chance है कि बच्चों में acne आएंगे. Directly ऐसा नहीं होता कि अगर parents को acne है तो baby में acne आ ही जाएंगे. ये depend करता है एक certain specific pathophysiology को, जैसे कि oil glands का size क्या होगा, ये जेनेटिक्स डिटरमाइन करेगा कि साइज अगर बड़ा है तो डेफिनेटली एक्ने के चांसेस बड़े हैं. ऑयल ग्लैंड्स की सेंसिटिविटी कितनी होगी किसी भी हार्मोन के लिए, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है. अभी हमने एक इम्यूनिटी की बात करी थी, इनेट इम्यूनिटी, जो हम बर्थ के साथ लेके आते हैं अपने साथ, उसको इनेट इम्यूनिटी बोला जाता है. सो इनेट इम्यूनिटी जो है वो जेनेटिक्स डिटरमाइन करेगा. जैसे अभी हमने स्कारिंग की बात करी कि आपकी इम्यूनिटी फाइट कर रही है उसको कम करने के लिए, सो वो आपका जेनेटिक्स डिटरमाइन करेगा. सो इन दिस वे जेनेटिक्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द एक्ने. एंड बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जेनेटिक्स को
पूरी तरीके से प्रेजेंट होने के लिए एपिजेनेटिक्स का बहुत मेजर रोल है। जेनेटिक्स के साथ साथ लाइफ स्टाइल क्या है, डाइटरी हैबिट्स क्या है, मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आ रहे हैं आपकी बॉडी में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनिफेस्ट द जेनेटिक्स। सो यंग वुमेन में पीसीओएस और एक्ने का रिलेशन क्या है मैम? PCOS females are very commonly suffering from acne. Almost 20 to 30% adult acne female जो OPD में visit करते हैं, they have PCOS also. So first I would like to mention one thing. Now PCOS is known as PMOS. It is a new nomenclature given to PCOS. कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वही सब है, बस एक नेम बेटर दिया है। सो PCOS stands for polycystic ovarian syndrome. Here PMOS stands for पॉलीमेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। पहले क्या होता था कि अल्ट्रासाउंड करवाया, ओवरीज में सिस्ट आ गए, तो कई बार पेशेंट का परसेप्शन होता था कि मुझे सिस्ट हो गए। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर गायनिक के पास पहुंच जाते थे कि सिस्ट का ऑपरेशन करवाना है, बट वहाँ सिस्ट नहीं होते थे, वो इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में ये होता है कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ गया है, कोई इमैच्योर फॉलिकल नहीं है, सिस्ट नहीं है, लेकिन उनके बाकी सारा जो बॉडी का मैनिफेस्टेशन है प्रॉब्लम्स का, वो इंडिकेट कर रहा है PCOS की तरफ। दे हैव लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वहाँ पे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हैं, वेट गेन है, फटीग है। ऑलवेज न्यू दिस एक्चुअली व्हेन अ फीमेल विजिट, हमें पता होता था कि हाँ एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यहाँ पे, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क एसोसिएटेड। नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसका नेम चेंज कर दिया गया है, सो नाउ इट इज PMOS। सो PMOS में वी आर सीइंग अ पेशेंट एज अ होल, एंडोक्राइन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क इन्वॉल्व है, वेट गेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, इंक्लूडिंग द ओवेरियन एंड गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो अराउंड 20 to 30% एडल्ट फीमेल जो एक्ने के साथ आती हैं OPD में, दे हैव अंडरलाइंग दिस PMOS कंडीशन। मोस्टली आपको दिखेंगे कि दोज हार्मोनल एक्ने बोलते हैं, दे आर कमिंग अराउंड द जॉ लाइन्स, यहाँ चिन के पास आ रहे हैं एक्ने, आपके नेक में आ सकते हैं, अपर नेक में आ सकते हैं, एंड दे आर क्वाइट रेजिस्टेंस विद द कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। दे आर एसोसिएटेड विद अदर कंडीशंस ऑल्सो, लाइक चेहरे पे बाल आ गए हैं, वेट गेन हो गया है, और सर पे से बाल भी जाने लगते हैं। सो ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो एक्ने है ये हार्मोनल एक्ने है। सो मैम हाई ग्लाइसेमिक डाइट कैसे लिंक है एक्नेस के साथ? हाई ग्लाइसेमिक डाइट इज हाई कल्प्रेट एक्चुअली फॉर एक्ने। सो दिस हाई ग्लाइसेमिक डाइट जब आपने लिया, लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड आजकल यंग पॉपुलेशन कंज्यूम करती है, दे हैव रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, हिडन शुगर्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, ये सारी चीज़ें जब आप लेते हो फटाफट आपका ग्लूकोज स्पाइक करता है। ये ग्लूकोज स्पाइक इंसुलिन स्पाइक करवाता है, दैट अगेन लीड्स टू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, उसका लेवल्स बढ़ जाता है, एंड दिस इज एज द नेम सेज इट्स अ ग्रोथ हार्मोन। सो ये जाके सिबोसाइड, आपके सेल्स हैं जो सिबम बनाती है, उनकी एक्टिविटी को अप रेगुलेट कर देता है, मोर सिबम बनने लगता है, मोर सिबम का और फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं वहाँ पे। एक्ने जो छोटा एक्ने था वो और बड़ा हो जाता है फटाफट। सो कॉमनली आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस की डॉक्टर वेडिंग थी, हम गए थे वेडिंग सीजन में, पीपल शुगर लेते हैं बहुत ज़्यादा, जंक फूड, ऑयली फूड ले लिया, फटाफट एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए। वेडिंग होती है फीमेल्स की, सो स्ट्रेस रहता है वहाँ पे। अब वेडिंग होने के बाद गए हो, अक्सर स्वीट्स होते हैं, पार्टीज होते हैं, डिनर्स होते हैं, सो दे गेट ब्रेकआउट्स। सो मैम अब हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स में मैंने देखा है प्रेगनेंसी के टाइम एक्नेस बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए? प्रेगनेंसी में एक्ने के लिए आप एक माइल्ड क्लींजर्स यूज़ करें, एंड सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, फिजिकल सनस्क्रीन, मिनरल सनस्क्रीन जिनमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड है, वो यूज़ करें। एक्ने के लिए आप जो यूज़ कर रहे हैं कॉमनली यूज़ होते हैं रेटिनॉइड्स, टॉपिकल और आइसोट्रेटिनॉइन जो है ओरल यूज़ होता है, वो कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। टेरेटोजेनिक है, सीवियर बर्थ इफेक्ट करवाते हैं, बेबी में बहुत सीरियस इफेक्ट आ सकते हैं। सो रेटिनॉइड्स कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कैटेगरी एक्स्ट्रा है। सेफली आप यूज़ कर सकते हैं, एजिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में सेफली, एक्ने भी कम करेगा, एक्ने के मार्क्स, पिगमेंटेशन और रेडनेस को भी कम करेगा। ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, तो ये 3 चीज़ें प्रेगनेंसी सेफ है। सो मैम जो बेंजोइल है आजकल उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, और बेंजोइल को बहुत ज़्यादा एक्ने में यूज़ करते हैं, तो उसका क्या रीज़न है? बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है एक्ने के लिए, ये एंटीबैक्टीरियल है, क्यूटीबैक्टीरियम एक्ने पे वर्क करता है। बेंजोइल पेरोक्साइड स्किन में जाकर बेंजोइक एसिड और ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन में टूट जाता है। अब क्यूटीबैक्टीरियम एक्ने जो बैक्टीरिया है वो ऑब्लिगेट एनारोब है,
वहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी, बैक्टीरिया किल हो जाता है, कोई रेजिस्टेंट नहीं है इसके लिए, इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। कंट्रोवर्सी चल रही है बेंजीन को लेकर कि बेंजोइल पेरोक्साइड से बेंजीन बनता है। एफडीए ने टेस्ट किए थे 95 प्रोडक्ट्स, उसमें से 6 प्रोडक्ट्स में जो बेंजीन आया, जो थोड़े से जिनके अमाउंट ज़्यादा थे रिकमेंडेड से ज़्यादा, ये कार्सिनोजन होता है, कुछ टाइप के ब्लड कैंसर्स और बोन कैंसर्स करवा सकता है बेंजीन। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि मोर देन 90% प्रोडक्ट्स सेफ थे एफडीए में, और ये एक स्टेबिलिटी का इशू होता है बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाकर ही ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये है कि आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना रखें बीपीओ को। अगर वहाँ पे टेक्सचर चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है बेंजोइल पेरोक्साइड का, तो उसको तुरंत डिस्कार्ड कर दें बेंजोइल पेरोक्साइड को। आप अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप फ्रिज के डोर में भी रख सकते हैं, फ्रीजर में ना रखें, डोर में रखें रेफ्रिजरेटर के। ये किया जा सकता है स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और बहुत लंबे टाइम से अगर रखा हुआ है तो उसको डिस्कार्ड कर दें बेंजोइल पेरोक्साइड को। दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन। सो गट हेल्थ एंड एक्ने का क्या रिलेशन है? डेफिनेटली गट स्किन एक्सेस प्रूव हो चुका है, रिसर्च है ये। सो गट में क्या होता है, जब भी डिसबायोसिस होता है, बैक्टीरिया डिसबैलेंस होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीकी गट हो जाता है। जो हमारी गट के टॉक्सिन्स हैं, एंडोटॉक्सिन्स हैं, वो ब्लड में आ जाते हैं और सर्कुलेशन के थ्रू स्किन तक पहुँच जाते हैं। स्किन में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, बड़े एक्ने आने लगते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए डाइट को चेंज करें, वहाँ पे फाइबर्स को इंक्लूड करें, सैलेड्स को इंक्लूड करें, डेयरी डिच करें। सो हेयर वी विल एंड आवर पॉडकास्ट, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ सजेशन मांगना चाहूँगा ऑडियंस के लिए। क्या आप एक्ने के रिलेटेड कुछ सजेशन ऑडियंस को देना चाहेंगे? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेरा सजेशन है एक्ने के लिए कि ट्रेंड्स को कम फॉलो करें, सेफ स्किन केयर का यूज़ करें हमेशा एक्ने के लिए, एंड सनस्क्रीन का यूज़ करें, नंबर 1 जो मैंने बताया था। एंड एक्ने को अगर जितनी जल्दी ट्रीट करेंगे, स्कारिंग और पिगमेंटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कोई भी ओटीसी प्रोडक्ट 8 to 12 वीक्स तक वर्क नहीं कर रहा है, आपकी कंडीशन वर्स हो रही है, मार्क हो रही है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। जय माँ भवानी। तो अब हम यहाँ पे अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।